गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस तीसरे भाग में लखनवी अंदाज पाठ को पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज कहानी के जो लेखक है वो यशपाल जी हैं। यशपाल जी ने अपनी इस कहानी में लखनऊ के नवाबों के नवाबी पर व्यंग किया है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये कहानी आज़ादी के बाद लिखी गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो जो सामंती वर्ग यानी धनी वर्ग था, नवाबों की रियासतें थी, वो अब नहीं रही थी, यानी वो उनसे छीन ली गई थी। पर इसके बाद भी उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके जीवन जीने का अंदाज वही दिखावटी था। धन नहीं, वैभव नहीं, फिर भी वे अपनी वैभवपूर्ण दिखावटी जीवन शैली को छोड़ नहीं पा रहे थे। यानी जो लखनऊ के नवाब है, ये सारे प्रसिद्ध है कि लखनऊ के जो नवाब होते हैं वो अपनी नवाबी का प्रदर्शन, अपनी अमीरी का प्रदर्शन हर पल करते हैं। कदम कदम पर वो अपनी अमीरी का प्रदर्शन करते हैं। और जब उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, उनकी रियासतें नहीं हैं, वो शान और शौकत नहीं रही है, लेकिन फिर भी वे अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते, यानी पीछे नहीं हटते। लेखक यशपाल जी ने लखनऊ के ऐसे ही एक नवाबों को अपनी कहानी का केंद्र बनाया है, जो उन्हें लखनऊ के एक ट्रेन में मिलते हैं। उन पर व्यंग किया है, जो झूठी शान और शौकत में जी रहे थे और अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटते। ठीक है। और लेखक जो थे, यशपाल जी जो थे, वो यथार्थवादी लेखक थे। वो यथार्थ पर यकीन करने वाले थे, है ना। तो लेकिन जो नवाब है वो अपने जो हकीकत थी उससे वो समझौता नहीं कर रहे थे। वो आज भी जो है अपनी दिखावटी जीवन शैली को अपनाए हुए थे। धन नहीं है, अमीरी नहीं है, वैसा वैभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो दिखावटी या अमीरी दिखाने, अमीरी का प्रदर्शन करने की जो आदत थी वो गई नहीं थी। ठीक है। और लेखक को जो है यही बात बहुत बुरी लगती है। इसलिए जब उनकी मुलाकात एक लखनवी नवाब से होती है तो उनके हाव भाव, उनकी हरकतों को देखकर जो है लेखक यशपाल जी को उन पर व्यंग करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाने के लिए लेखक जो है लखनऊ के एक पैसेंजर जो है सेकंड क्लास पैसेंजर ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट लेकर बैठ जाते हैं। वे खिड़की के पास बैठकर अपनी नई कहानी के विषय में विचार करना चाहते थे। ठीक है। और प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाना चाहते थे। क्योंकि उस समय सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा था, इसलिए उसमें भीड़ नहीं होती थी। ठीक है। लेखक को उम्मीद थी कि उन्हें डब्बा खाली मिलेगा, लेकिन और वे एकांत में इच्छा रखते थे, ठीक है, खाली मिलेगा। और लेकिन जब वे ट्रेन में डब्बे में चढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो है उनकी आशा के विपरीत एक लखनऊ के नवाब, एक सज्जन जो है पहले से ही खिड़की के पास आलती पालती मारकर आराम से विराजमान थे। ठीक है। और उनके पास तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। वे थे लखनऊ के कोई नवाब। लेखक को देखकर नवाब साहब ने कोई प्रसन्नता जाहिर नहीं की। क्या होता है कि जब हम सफ़र करते हैं तो अपने सहयात्री के साथ जो है, सहयात्री को अगर कोई आता है तो उसको मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं, है ना।
और उसके साथ जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नवाब साहब ने लेखक को देखकर ऐसी कोई चेष्टा नहीं की। ठीक है, और वो अपनी प्रसन्नता जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि उनको देखकर जो है वो अपनी नज़रें, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। लेखक को देखकर उन्होंने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं। नवाब साहब को देखकर लेखक को लगा कि वह उनके इस तरह से डिब्बे में आ जाने से उनको प्रसन्नता नहीं हुई है। उनके इस व्यवहार से लेखक जो है अपना अपमान समझते हैं और वे भी जो है उनकी उपेक्षा करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए अपना खिड़की के पास बैठ जाते हैं और खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। लेखक कनखियों से, क्योंकि लेखक थे और इसलिए जो है वो अपनी कहानी पर विचार करते रहते हैं, तो लेखक जो है कनखियों से जो है नवाब साहब को उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको देखते हैं और कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, तभी अचानक नवाब साहब ने उन्हें आदाब अर्ज़ किया। काफ़ी देर के बाद नवाब साहब उनको आदाब अर्ज़ करते हैं और उनसे खीरा खाने के लिए पूछते हैं। ठीक है, लेकिन लेखक जो है अपने सम्मान को बचाते हुए जो है वो खीरा खाने से मना कर देते हैं। लेखक को उनका इस तरह आदाब करना और खीरा खाने के लिए कहना अच्छा नहीं लगा। उनका इस तरह से भाव परिवर्तन जो है लेखक को अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर सोचने के बाद नवाब साहब ने तौलिए पर रखे खीरे को उठाया, उन्हें खिड़की के बाहर पानी से धोया, फिर तौलिए से बड़ी नज़ाकत से पोंछा और फिर चाकू से खीरे के दोनों सिरों को काटा, उनका झाग निकाला और उनकी 4 फांकें काटी और बड़े एहतियात से, बड़े नज़ाकत के साथ जो है उन्होंने उसे तौलिए पर रखा और नमक मिर्च लगा दिया। इस तरह करते हुए उनके मुंह में पानी भर आया। किसके? नवाब साहब के। एक बार उन्होंने लेखक से फिर पूछा खीरा खाने के लिए, लेकिन लेखक जो है पहली बार मना कर चुके थे और इसलिए अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए वो दूसरी बार भी जो है खीरा खाने से मना कर देते हैं। इसलिए खाने के लिए जो है वो कैसे राज़ी हो जाते? उन्होंने नवाब साहब को खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने से नवाब साहब भी कैसे खीरा खाएंगे, क्योंकि खीरा जो है मामूली पदार्थ है, सस्ता फल है और वो एक नवाब है और वो जो है दूसरे व्यक्ति के सामने, दूसरे सज्जन के सामने किस तरह से जो है मामूली खीरा खाएंगे, उनकी नवाबी कमी नहीं हो जाएगी। दूसरे लेखक का ये कहना है कि खीरा जो है वो पेट पर जो है ज़ोर देता है। ठीक है, तो काफ़ी देर जो है से पचता है, इसलिए जो है लेखक खीरा खाने से मना कर देते हैं। अब नवाब साहब उसे कैसे खाएंगे, इसलिए उन्होंने खीरे की एक एक फाँकों को उठाया और पहले तो मुंह के पास लेके जाते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं हैं और फिर धीरे से नाक के पास ले जाते हैं और उसे गहरी सांस लेकर सूंघा और बिना खाए खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह बिना खाए उनकी आंखें खीरे के स्वाद से गुलाबी हो गई और वो जो है सूंघते हैं और उसका रसा स्वाद लेते हैं और उनकी आंखें, वो आंख मूंद कर जो है उस खीरे का आनंद लेते हैं और इसी से जो है उनकी आंखें गुलाबी हो जाती हैं, यानी उसके स्वाद से। ठीक है, और वे बड़ी शान से लेखक की ओर देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि ये नवाबों का अंदाज़ है। जो नवाब जो है वो खीरे जैसे मामूली पदार्थ को बिना खाए ही सूंघ कर फेंक देते हैं। इन सब के बाद नवाब साहब जैसे बहुत थक गए थे। उन्होंने खीरा काटा, धोया, पोंछा और उसे काटा, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बिना खाए उसे फेंक दिया। इस प्रतिक्रिया में लेखक को ऐसा लगता है, नवाब साहब ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत थक गए हैं। ठीक है, नवाब जैसे बहुत थक गए, उन्होंने एक लंबी डकार ली। जैसे जब हम लोग हमें पेट भर जाता है तो हम अपना भोजन जब खा लेते हैं, पेट भर जाने के बाद जो है एक लंबी डकार लेते हैं, और यहाँ पर नवाब साहब भी बिना खीरा खाए केवल सूंघ कर जो है वो लेखक को ये दिखाते हैं डकार लेकर कि उनका जो है पेट बिना खीरा खाए
उसके स्वाद को, उसको सूंघकर, उसके स्वाद का आनंद लेकर भी उनका पेट भर गया है। ठीक है। उन्होंने एक लंबी डकार ली और लेखक की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, खीरा स्वादिष्ट होता है पर कमबख्त मैदे पर जोर देता है, यानी पेट पर जोर देता है। क्यों? खीरा जो है बहुत देर से पचने वाली चीज़ है। ठीक है। तो जैसे इसके बाद जो है फिर वो क्या करते हैं, वे सीट पर, मतलब ट्रेन के डब्बे की सीट पर वो फिर लेट जाते हैं, जैसे बहुत थक गए हों। ठीक है। लेखक उन्हें बस देखते रह गए और लेखक जो है आश्चर्य से नवाब साहब की इस सारी प्रतिक्रिया को देखकर जो है वो आश्चर्य प्रकट करते हैं और सोचते हैं जैसे खीरे को बिना खाए ही उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचारे घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। और इस तरह से जो है लेखक के विचार में जो है एक नया, लेखक के दिमाग में एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस कहानी के द्वारा लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना बनावटीपन से बाहर निकलकर सरल और स्वाभाविक जीवन जिए। सच्चाई से दूर रहकर जीना असंभव है, अपने आप को धोखा देना है। ये जो है संदेश उन नवाबों के लिए है जो धन दौलत ना होने पर भी, अमीरी, शान और शौकत और रईसी न होने पर भी दिखावटीपन से जो है वो अपने धन का, अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। है नहीं धन, लेकिन फिर भी जो है वो दिखाते हैं कि वो बहुत रईस है। नवाबी चली गई तो क्या हुआ, अभी भी उनमें रईसी तरीका बाकी है, उनकी रईसी अभी भी बाकी है। तो ये था बच्चों लखनवी अंदाज, इसे पढ़िए, समझिए। ठीक है। तो मैं जो है क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तीसरा भाग भी आपको इस पाठ को पढ़ने से पूरा पाठ जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।